नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सबको वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों हम इस क्लास में साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं और साइकोलॉजी में जो हमारी अंतिम क्लास हुई थी उस अंतिम क्लास में हमने शैशव अवस्था के बारे में मानसिक और शारीरिक विकास पढ़ लिया था। दोस्तों आज हम इस क्लास में बच्चों के अंदर जो संवेगात्मक विकास होता है और इसके अलावा बच्चों में जो सामाजिक विकास होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहे हैं। आप सबको वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबको नमस्कार, आप सबको राम राम। दोस्तों हम आज पढ़ते हैं आगे बालकों का जो संवेगात्मक विकास होता है इसके बारे में। दोस्तों देखिएगा जो हम अवस्था पढ़ रहे थे उस अवस्था का नाम है दोस्तों शैशव अवस्था। शैशव अवस्था देखिएगा, इस शैशव अवस्था में हम आज पढ़ेंगे दोस्तों संवेगात्मक विकास, या हम यूं कह सकते हैं आज हम पढ़ेंगे इसमें सामाजिक विकास। देखिएगा सबसे पहले इस अवस्था में आज आरंभ करते हैं दोस्तों हम संवेगात्मक विकास। तो देखिएगा जब हम संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे तो इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले हमारे ये समझ में आने जरूरी है कि संवेग क्या होते हैं, संवेग की प्रकृति क्या होती है, संवेगों की विशेषता क्या होती है, वास्तव में संवेग किस प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, किन मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, और इसके अलावा जन्म से लेकर शैशव अवस्था तक कौन कौन से संवेग होते हैं और किस प्रकार से कौन सा संवेग प्रदर्शित होता है, इन सब के बारे में हम आपके बारे में सुनेंगे। एक विद्यार्थी बोल रहा है सर मेरा भी नाम ले लो, नरेंद्र प्रजापति। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी हैं दोस्तों, एक समय में यदि इतने सारे आप लिख कर भेजते हो, प्रत्येक आपका जो कमेंट होता है उसको पढ़ पाना मुश्किल होता है। इसलिए दोस्तों आपकी यदि कोई क्वेश्चन हो तो वही केवल क्वेश्चन ही शेयर करें, और उसके बाद में यदि आप विषय वस्तु से हटकर आप कमेंट करते हो तो हमारी टेक्निकल टीम आपको ब्लॉक भी कर सकती है। आप सबको दोस्तों वेरी गुड इवनिंग। देखिएगा संवेगात्मक विकास पढ़ते हैं हम सबसे पहले किस अवस्था के, शैशव अवस्था के। देखिएगा संवेगात्मक विकास सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास होता है क्या है, संवेगात्मक विकास होता है क्या है। अब देखिएगा संवेगों का जब विकास होने लगता है तब उसको हम क्या कहते हैं, संवेगात्मक विकास कहते हैं। जैसे देखिएगा सबसे पहले दोस्तों आप कमेंट करके ये बताओ आपको संवेग समझ में आ गए हैं या नहीं आ गए हैं, संवेग क्या होते हैं, संवेगों की क्या विशेषता होती है, ये आपको समझ में आ रखे हैं या पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था संवेगों के बारे में। आप कमेंट करके बताओ संवेग समझ में आ रखे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को आ रखे हैं। देखिएगा दोस्तों संवेगात्मक विकास पढ़ने से पहले हम छोटा सा पढ़ते हैं। जो संवेग होता है दोस्तों, इस संवेग को हम इंग्लिश में कहते हैं इमोशन। इंग्लिश में इस संवेग को क्या कहते हैं, इमोशन। देखिएगा जो दोस्तों ये शब्द है इमोशन, ये शब्द इमोशन लैटिन भाषा के इमोवेट शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के हम यूं कह सकते हैं लैटिन भाषा के इमोवेट शब्द से बना है। किस शब्द से, इमोवेड शब्द से बना है, इमोवेड शब्द से बना है। देखिएगा जो इमोवेड शब्द है दोस्तों, ये इमोवेड इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ होता है दोस्तों गति करना। हम यूं कह सकते हैं आवेग या गति, इसका अर्थ क्या होता है, आवेग या गति होता है। इमोवेट जो शब्द है दोस्तों, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, आवेग या गति होता है। जो दोस्तों इमोशन शब्द है वो लैटिन भाषा के इमोवेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, आवेग या गति। लेकिन ये आवेग या गति होती किसमें, व्यवहार में, इसलिए हम यूं कह सकते हैं इसका अर्थ होता है उत्तेजित दशा। उत्तेजित दशा दोस्तों, जो उत्तेजित दशा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। जैसे देखिएगा उत्तेजित दशा किस प्रकार की, संवेग शब्द को दोस्तों यदि हम देखें तो ये दो शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो इस केवल संवेग में देखें तो इस संवेग में ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक होता सम और एक प्लस है वेग। सम और वेग दो शब्दों से मिलकर बना संवेग। अब देखिएगा सम का मतलब होता है शरीर और वेग का अर्थ क्या होता है, गति। वह कारक, वह तत्व जो हमारे शरीर को गति देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यानी हमारे शरीर को गति देने वाले तत्व जिनसे हमारा शरीर अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है, यानी हमारा व्यवहार एक अलग ही प्रकार का होता है। हमारे अंदर उतावलापन या उत्तेजित दशा की स्थिति हो जाती है जिसके कारण हमारा शरीर अत्यधिक गर्म होने लगता है। हम यूं भी कह सकते हैं हमारा शरीर अत्यधिक वेगपूर्ण होने लगता है। इसका मतलब वो जो तत्व है वो तत्व क्या कहलाते हैं, संवेग कहलाते हैं। देखिएगा जो दोस्तों संवेग होते हैं इसके बारे में हम यूं कह सकते हैं, एक शब्द मिलेगा आपको दोस्तों संवेग, और जबकि एक शब्द मिलेगा आपको भावना, और दूसरा एक शब्द मिलेगा दोस्तों आपको मूल प्रवृत्ति।
इन तीनों का साथ एक दूसरे से है, यानी इन तीनों का एक दूसरे से दोस्तों क्या है, गहरा संबंध है, संवेग का, मूल प्रवृत्ति का और भावना का। देखिएगा जो भावना होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, भावना कहते हैं विचारों का आंतरिक रूप जो होता है उसको हमें क्या कहते हैं, भावना कहते हैं। जैसे आपके अंदर कोई भी विचार है, वो विचार केवल और केवल आंतरिक रूप है, वो विचार बाह्य प्रकाशन में नहीं हुआ है। आप किसी विषय वस्तु के बारे में कुछ जानते हो, इसका पता आपने किसी दूसरे को नहीं बताया है, इसका मतलब वो क्या है, भावना है। अब देखिएगा यही विचार यदि बाहर आ गया, आपने सबको बता दिया कि ये विचार ये था, आपके मस्तिष्क का विचार का जो बाह्य प्रकाशन होता है वो बाह्य प्रकाशन क्या कहलाता है, संवेग। अब देखिएगा इसी विचार से दोस्तों जब क्रिया होने लगती है तब उस क्रिया को हम कह सकते हैं, वो क्रिया क्या कहलाती है, मूल प्रवृत्ति कहलाती है। यानी हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, प्रत्येक भावना का संबंध संवेग से होता है और संवेग किससे जुड़ी हुई होती है, मूल प्रवृत्ति से जुड़ी हुई होती है। तो देखिएगा दोस्तों, यदि हम यहां पर संवेग की परिभाषा देना चाहें कि संवेग क्या है, तो इस संवेग की परिभाषा हम यूं दे सकते हैं दोस्तों कि विचारों का आंतरिक, या हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारे विचार होते हैं, या हम इसको यूं भी दूसरा नाम लिख सकते हैं, भावनाओं का बाह्य प्रकाशन, भावनाओं का बाह्य प्रकाशन। दोस्तों जो भावनाओं का बाह्य प्रकाशन होता है, यह भावनाओं का बाह्य प्रकाशन क्या कहलाता है, संवेग। बाह्य प्रकाशन संवेग कहलाता है, संवेग कहलाता है। देखिएगा संवेग कहलाता है। और दोस्तों जो विचारों का आंतरिक रूप होता है वो आंतरिक रूप क्या कहलाएगा, भावना कहलाएगा। और विचारों का जो क्रियात्मक रूप होगा वो विचारों का क्रियात्मक रूप क्या कहलाएगा, मूल प्रवृत्ति कहलाएगा। एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों जिनका नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ कहते हैं संवेग व्यक्ति की गति में या आवेग में आने की स्थिति है। तो ये भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे पहले आप दोस्तों एक बार इस वुडवर्थ की परिभाषा को समझ लीजिए। ये जो वुडवर्थ की परिभाषा है, इन्होंने ये परिभाषा संवेग के बारे में लिखी है कि संवेग होते क्या है। इन्होंने कहा संवेग व्यक्ति की गति में, या हम यूं लिख सकते हैं आवेश में आने की स्थिति है, आवेश में आने की स्थिति, आने की स्थिति है। इसको दोस्तों में क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यानी व्यक्ति जब भी उत्तेजित दशा में आ जाता है, हम क्यों कह सकते हैं हमारा व्यवहार जब भी गतिशील होता है, अग्रसर होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तब हम यूं कह सकते हैं हमारे व्यवहार में जो कारक उत्पन्न हुआ है उस कारक का नाम क्या है, संवेग। जैसे देखिएगा क्रोध एक क्या है, संवेग। जब क्रोध जागृत होता है तो हमारा शरीर अचानक आवेग में आता है, अचानक गति की ओर आता है। हम यूं चाहते हैं कि हम खुद आगे की ओर क्या करें, गति करें, उसको हम क्या कहते हैं, संवेग। और यह परिभाषा दोस्तों किसकी है, वुडवर्थ की है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट की लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, जो संवेग की विशेषताएं होती है, हम यूं लिख सकते हैं संवेग की, या हम यूं लिख सकते हैं संवेगों की प्रमुख विशेषताएं, संवेगों की प्रमुख विशेषताएं। देखिएगा दोस्तों संवेगों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। देखिएगा संवेगों की पहली विशेषता हम लिख सकते हैं दोस्तों, जो संवेग होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। संवेग सार्वभौमिक होते हैं। संवेग कैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। देखिएगा सार्वभौमिक का अर्थ क्या होता है, सार्वभौमिक का अर्थ होता है दोस्तों, जो संवेग होते हैं वो संवेग सभी प्राणियों में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि संवेग मानव में, संवेग पशुओं में भी होते हैं, संवेग पक्षियों में भी होते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस मानव में यदि संवेग है तो हम यूं नहीं कह सकते इस मानव में संवेग नहीं है। हालांकि संवेग की गति, संवेग की दर अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रकृति में पाए जाने वाले या संसार में या पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक प्राणी में क्या होते हैं, संवेग होते हैं। इसलिए संवेगों की एक विशेषता आती है दोस्तों कि संवेग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। दूसरा दोस्तों इसके बारे में यूं कह सकते हैं कि जो संवेग होते हैं ये जन्मजात होते हैं। संवेग कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं, जन्मजात होते हैं। देखिएगा जब मनुष्य, या हम यूं कह सकते हैं जब बालक का जन्म होता है तब उसके व्यवहार में कुछ संवेग होते हैं, यानी उसी के व्यवहार में दोस्तों कुछ प्रकार के संवेग भी पाए जाते हैं। और इसके बारे में दोस्तों अगला कि जो संवेग होते हैं, संवेगों के उदय होने पर, यानी संवेग उत्पन्न होने पर, संवेग उत्पन्न होने पर, यानी आपके व्यवहार में दोस्तों यदि कोई संवेग सक्रिय हो गया, संवेग उत्पन्न होने पर
आंतरिक, या हम यूं लिख सकते हैं शरीर में परिवर्तन होता है या परिवर्तन आ जाता है या परिवर्तन होता है। देखिएगा इसका अर्थ क्या है, शरीर में परिवर्तन होता है। तो शरीर में ये दोस्तों जो परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन बाह्य परिवर्तन होगा या आंतरिक परिवर्तन होगा। इसका अर्थ ये है कि जो जो परिवर्तन आएगा ये हमारे बाह्य शरीर में आएगा या हमारे आंतरिक शरीर में आएगा। देखिएगा आंतरिक शरीर में भी, या हम यूं कह सकते हैं आंतरिक रूप में भी और हमारे बाह्य रूप में, दोनों रूप में हमारे शरीर में क्या आता है, परिवर्तन आता है। जैसे देखिएगा हमारे अंदर संवेग विकसित हुआ या संवेग सक्रिय हुआ हमारे व्यवहार में क्रोध, तो क्रोध आने पर हमारे चेहरे को देखकर ही बता सकते हैं कि आपके चेहरे पर क्या है, क्रोध है। तो संवेग का प्रकाशन बाह्य रूप में भी हो रहा है, और जब आंतरिक रूप में, तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार की विचार की प्रक्रिया चलेगी। हमारा मस्तिष्क, यानी हम यूं कह सकते हैं बुद्धि जिस क्षेत्र में कार्य करनी चाहिए थी उस कार्य क्षेत्र में कार्य नहीं कर पाएगी। यानी आंतरिक परिवर्तन भी हो रहा है और साथ में बाह्य परिवर्तन भी हो रहा है। किससे, शरीर से। इसके बारे में दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जब संवेग सक्रिय होते हैं, तब इसका संबंध बुद्धि से होता है क्या, या बुद्धि से होता है तो किस प्रकार से होता है। इसके बारे में दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि संवेग जितने अप होते हैं बुद्धि उतनी डाउन हो जाती है, ये स्थिति चलती है। देखिएगा संवेगों की मात्रा या संवेगों की दर आपके व्यवहार में जितनी बढ़ेगी आपके अंदर बुद्धि उतनी कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि संवेग उत्पन्न होने पर आपकी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। आपको अत्यधिक क्रोध आ गया, आपको किसी से अत्यधिक घृणा हो रही है, इसका मतलब विचारों की कार्यदरता या विचारों का प्रवाह या आपके मस्तिष्क में विचार या तो रुक जाते हैं या बिल्कुल धीमे हो जाते हैं। यानी बुद्धि पर संवेगों का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। यानी संवेगों की सक्रिय ज्यादा होने पर बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। तो देखिएगा जो दोस्तों बुद्धि होती है, इसके बारे में हम यूं लिख सकते हैं कि संवेग उत्पन्न होने पर या संवेगों के तीव्र होने पर विचार प्रक्रिया, जो हमारे अंदर विचार प्रक्रिया रहेगी, विचार प्रक्रिया धीमी, हम यूं लिख सकते हैं धीमी या लगभग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। धीमी या बंद हो जाती है। देखिएगा दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि दोस्तों संवेग बुरे होते हैं। संवेगों की अल्पता, हम यूं कह सकते हैं निश्चित समय के लिए निश्चित संयोग, संवेग का निश्चित मात्रा में संवेग का उसी के अनुरूप परिवर्तन होना या उदय होना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अति हर बात की दोस्तों क्या होती है, बुरी होती है। संवेग, यदि आपके अंदर संवेग नहीं है इसका मतलब मनुष्य और मानव में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य और मानव में अंतर है तो मानव के पास क्या है, संवेग है, वो दूसरों की भावना को समझ सकता है। और इसी प्रकार से यदि किसी प्राणी को देखकर आपके अंदर वात्सल्य उत्पन्न नहीं हो रहा है, यूं कह सकते हैं आपके अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं है, तो आप मानव नहीं है, पशु है। लेकिन दोस्तों अत्यधिक या अग्र भावना में संवेग उत्पन्न होना आपके लिए हानिकारक होता है। और संवेगों के तीव्र होने पर मनुष्य की जो विचार की प्रक्रिया, वो विचार की प्रक्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है संवेग होता है क्या है। दोस्तों आपके अंदर जो विचार है, ये विचार यदि बाहर निकलने लगते हैं, आप इन विचारों का उजागर करना चाहते हो हम लोगों के सामने या जितने भी संसार में, या आपके अंदर सबसे पहले जब विचार उत्पन्न आया, या हम यूं कह सकते हैं आपके मस्तिष्क में जब विचार आया, वो विचार यदि बाहर निकल रहा है और उस विचार के कारण आपका जो व्यवहार है, आपका जो शरीर है, वो शरीर उत्तेजित हो गया है, तो हम कह सकते हैं वो कारक, जो कारक है उस कारक को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है संवेग जन्म से होते हैं। देखिएगा दोस्तों संवेग जन्मजात होते हैं। इसका मतलब जब मनुष्य पैदा होता है तो अपने साथ में संवेग लेकर आता है, और संवेग जीवन पर्यंत, हम यूं कह सकते हैं जन्म से लेकर मृत्यु अवस्था तक संवेग मनुष्य के शरीर के पास में मौजूद रहता है, या ये शरीर के या मानव के, या हम यूं कह सकते हैं मस्तिष्क में मौजूद रहता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम कुछ परिभाषाएं और पढ़ते हैं, कुछ विशेषताएं। देखिएगा आगे विशेषता पढ़ते हैं दोस्तों।
जो संवेग होते हैं, हम यूं कह सकते हैं संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगों की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है। देखिएगा, बहुत अच्छी विशेषता है, व्यक्तिगत होती है। इसी प्रकार का दोस्तों प्रश्न आता है संवेगों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो संवेगों की दोस्तों अभिव्यक्ति होती है, यानी संवेग बाहर निकालने का एक जो जरिया होता है, जब संवेग बाहर निकलते हैं, हम यूं कह सकते हैं संवेगों की क्या हो रही है, अभिव्यक्ति हो रही है। तो ये अभिव्यक्ति क्या होती है, व्यक्तिगत होती है। यानी देखिएगा, दो व्यक्ति, कोई दो आपस में व्यक्ति, हम यूं कह सकते हैं एक व्यक्ति ये रहा, एक व्यक्ति ये रहा। अब इसके व्यवहार में भी संवेग उत्पन्न हो गया, इसके व्यवहार में भी क्या हो गया, संवेग उत्पन्न हो गया। तो इसके संवेग में, इसके हम यूं कह सकते हैं इसके पास में संवेग क्रोध, इसके पास में संवेग क्रोध। अब देखिएगा, इसके मस्तिष्क में या इसके व्यवहार में जब क्रोध नामक संवेग उत्तेजित हुआ या सक्रिय हुआ, तब यह व्यवहार अलग रूप से करेगा, और इसके अंदर हुआ तब अलग रूप से करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि समान संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी समान कार्य करता है, ऐसा जरूरी नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों हम यूं भी कह सकते हैं कि जो संवेग होते हैं, संवेग में इसका व्यवहार अलग होगा और इसका व्यवहार अलग होगा। ये हो सकता है ये कम उत्तेजित हो सकता है इसके अंदर ज्यादा उत्तेजना उत्पन्न होती हो। तो संवेगों की जो दर होती है दोस्तों, वो सभी व्यक्तियों में क्या होती है, अलग अलग होती है। संवेगों की जो दर होती है वो सभी व्यक्तियों में एक जैसी नहीं होती है, संवेगों की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। अब देखिएगा, जो अगली विशेषता है दोस्तों, वो अगली विशेषता ये है कि जो संवेग होते हैं, संवेग यानी हम यूं लिख सकते हैं संवेगों की प्रकृति, संवेगों की प्रकृति अस्थायी होती है। संवेगों की प्रकृति कैसी होती है, अस्थायी होती है। इसका अर्थ क्या है, देखिएगा, संवेग आपके व्यवहार में एक बार सक्रिय हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि दोस्तों वो संवेग जीवन भर ही आपके पास में रहेगा, वो संवेग वापस कम नहीं होगा। संवेग अल्पकालीन स्थिति होती है, यानी कम समय के लिए संवेग उजागर होते हैं और उसके बाद में वो संवेग अपने आप ही वापस क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। अब देखिएगा, इसलिए कह सकते हैं संवेगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अस्थायी होती है। बाकी इसके अलावा दोस्तों तीन बातें याद रखना। एक होती है भावना, भावना से उत्पन्न क्या होते हैं, संवेग। हमेशा याद रखिएगा, जो संवेगों की उत्पत्ति होती है दोस्तों, जो संवेग उत्पन्न होते हैं वो उत्पन्न किससे होते हैं, भावना से। भावना है क्या, विचारों का आंतरिक रूप भावना कहलाती है और विचारों का बाह्य प्रकाशन संवेग कहलाता है। प्रत्येक संवेग के साथ में एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई रहती है, प्रत्येक संवेग के साथ में क्या जुड़ी हुई रहेगी, मूल प्रवृत्ति। देखिएगा, आपके अंदर संवेग है भय, तो भय के साथ में जो मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई रहती है उसका नाम है पलायन। यानी आपके अंदर भय उत्पन्न हुआ, देखिएगा आपके अंदर उत्पन्न क्या हुआ, भय, तो अब आप क्या करोगे, आपके सामने अचानक शेर आ गया, अब आप क्या करोगे, उत्पन्न हुआ भय, तो हम भागने की कोशिश करेंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, पलायन। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, जब संवेग उत्पन्न होता है तो इस संवेग से जो क्रिया होगी उस क्रिया का नाम क्या होगा, मूल प्रवृत्ति होगा। तो हम दोस्तों मूल प्रवृत्ति की विशेषता लिख सकते हैं कि संवेगों का क्रियात्मक रूप या विचारों का क्रियात्मक रूप क्या कहलाता है, मूल प्रवृत्ति कहलाता है। तो देखिएगा, संवेग के प्रत्येक संवेग के साथ में एक ना एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई रहती है, जबकि यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक भावना के साथ में संवेग हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार होता है भावना, हम यूं कह सकते हैं कई विचार आंतरिक रूप से ही दम तोड़ देते हैं, जिनको दमित इच्छा कहते हैं हम, और प्रत्येक भावना संवेग का रूप धारण करे जरूरी नहीं होता, लेकिन प्रत्येक संवेग मूल प्रवृत्ति का रूप धारण करता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो संवेगों की प्रदर्शन की होती है, हम यूं इसके बारे में, संवेगों की जो प्रदर्शन होता है दोस्तों, उस प्रदर्शन के दौरान आपके शरीर में क्या होगी, मूल प्रवृत्ति होगी। तो संवेग के साथ में जुड़ी हुई क्या रहती है, मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई रहती है। अब आगे देखिएगा दोस्तों, जो संवेग होते हैं, संवेग दो प्रकार के होते हैं, यानी संवेगों से सुख या हम लिख सकते हैं दुख और सुख दोनों मिलता है, सुख और दुख दोनों मिलता है। देखिएगा दोनों कैसे मिलता है, हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब दुख होगा।
आपके अंदर वात्सल्य उत्पन्न हो रहा है, आपके अंदर करुणा उत्पन्न हो रही है, आपके अंदर प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो इससे क्या मिलेगा बताओ? सुख मिलेगा। तो संवेगों से दोनों मिलते हैं, संवेगों के सुख भी मिलता है और संवेगों से क्या मिलता है? दुख भी मिलता है। अब देखिएगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले वाले के संवेगों की विशेषता। यदि आपने किसी ने नहीं लिए तो आप एक बार लीजिए। एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है, सर उदाहरण दीजिए। दोस्तों आप लिख कर भेजो पूरा उदाहरण किसका देना है, सुखद संवेग और दुखद संवेग का उदाहरण किसका पूछ रहे हो। देखिएगा, सुखद संवेग तो दोस्तों कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपके अंदर छोटे बच्चे को देखकर वात्सल्य की भावना उत्पन्न हुई, आपके अंदर आपको बड़ा सुख की प्राप्ति हुई। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपको दुख, घृणा, इच्छा, इनसे आपको मिलता है कि मिलती क्या है? दुख जाहिर होता है। मूल प्रवृत्ति क्या है? देखिएगा, आप किसी भी विचार से जब क्रिया करते हो तो वो क्रिया क्या है? मूल प्रवृत्ति है। कोई भी विचार होता है, उस विचार से यदि आप क्रिया करते हो तो वो क्रिया आपकी क्या कहलाएगी? मूल प्रवृत्ति कहलाएगी। जैसे देखो, आपके सामने कोई केला पड़ा है, मान लीजिए आपके सामने एक आम पड़ा है, उस आम को देखने के बाद में आपके मन के अंदर विचार उत्पन्न आ रहे हैं कि यार मैं इस आम को खा लूं, तो देखो ये आपके अंदर क्या है? भावना। अब आपने सबको बता दिया मैं इस आम को खाना चाहता हूं, ये क्या हो गई? ये क्या हो गया? संवेग हो गया। आपने उस आम को खा लिया यानी क्रिया कर दी, ये क्या हो गई? मूल प्रवृत्ति। यानी आपके अंदर उस आम के प्रति जो विचार उत्पन्न हुआ था ना कि मैं इस आम को खा लेना चाहिए, मुझे आम बहुत मीठा है, ये विचार किसी को बताया नहीं, आपके मस्तिष्क तक ही सीमित रहा, तब इसको हम क्या कहते हैं? भावना। इसीलिए दोस्तों भावना की परिभाषा जो परिभाषा दी जाती है वो परिभाषा ये दी जाती है कि विचारों का जो आंतरिक रूप होता है उसको हम भावना कहते हैं। लेकिन जैसे आपने जाहिर कर दिया, सबको बता दिया, ये विचार आपने अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल दिया कि मैं इस आम को खाना चाहता हूं, यानी हम यूं कह सकते हैं विचारों का बाह्य प्रकाशन संवेग कहलाता है। और इस विचार से यदि आपने क्रिया कर दी, आपने आम खा लिया, तो वो क्या कहलाएगा बताओ? वो क्या कहलाएगा? भावना, मूल प्रवृत्ति कहलाएगी। दोस्तों ये जो तीनों होते हैं, भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति, ये तीनों कैसे होते हैं? जन्मजात होते हैं। देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक विद्यार्थी का आया प्रश्न आया, दमित इच्छा का उदाहरण बताइए। दोस्तों जो दमित इच्छा होती है वह इच्छा जिसने दम तोड़ दिया उसको दमित इच्छा कहते हैं। जैसे देखिएगा, आपका सपना था आरएस बनना, लेकिन आप जीवन में नहीं बन पाए, तो वो इच्छा क्या तोड़ देगी? दम तोड़ देगी। आपकी इच्छा है मुझे ये खाना है, लेकिन आप उसको नहीं खा पाए, तो वो इच्छा आपकी दमित इच्छा मर जाती है। जब आपकी कोई इच्छा चेतन मन से मर जाती है तो वो इच्छा क्या कहलाती है? दमित इच्छा कहलाती है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ते हैं। फिर अब देखिएगा दोस्तों, संवेगों के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको संवेगों के बारे में बताया था। जो संवेग है, इन संवेगों के अलग अलग प्रकार बताए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने। संवेगों के हम यूं कह सकते हैं, ये जो संवेग है अलग अलग प्रकार बताए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं संवेगों के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले विलियम मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक है, और उस मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? विलियम मैकडूगल। और इस विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक, और पुस्तक का जो नाम है दोस्तों, उस पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अवधारणा। इन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के संवेग। और कहा कि प्रत्येक संवेग के साथ में जुड़ी हुई क्या रहती है बताओ? मूल प्रवृत्ति। संवेग और प्रत्येक संवेग के साथ में जुड़ी क्या रहती है? मूल प्रवृत्ति। इसका मतलब इन्होंने मूल प्रवृत्ति भी कितनी बताई? 14 बताई। यानी कहा कि प्रत्येक संवेग के साथ में जुड़ी हुई क्या रहती है? मूल प्रवृत्ति। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा सिगमंड फ्राइड। एक मनोवैज्ञानिक है वियना ऑस्ट्रिया का, और उस मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? सिगमंड फ्राइड। तो दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने भी संवेगों के 2 प्रकार बताए हैं। सिगमंड फ्राइड ने जो प्रकार बताए 2, एक का नाम बताया युयुत्सा, देखिएगा युयुत्सा, और दूसरा बताया जिजीविषा। अब देखिएगा युयुत्सा क्या है और जिजीविषा क्या है। युयुत्सा का मतलब होता है वह संवेग जिनसे क्रोध उत्पन्न हो, और वह संवेग जिससे शांति मिले। हम यूं कह सकते हैं युयुत्सा युद्ध करने की इच्छा, और जिजीविषा जीने का इरादा।
युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सा, और जीने का इरादा हो उसको हम क्या कहते हैं, जिजीविषा कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि जन्म के समय बालक के अंदर कौन सा संवेग होता है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में पढ़ते हैं आगे। देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों जो शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास होता है उस विकास के बारे में। शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास, शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास, शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास। देखिएगा, शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास कौन सा होता है। इससे पहले दोस्तों एक प्रश्न ये है कि जन्म के समय बालक में संवेग होते हैं या नहीं होते हैं। तो दोस्तों जब संवेग जन्मजात होते हैं तब हम यूं कह सकते हैं कि जन्म के समय बालक में क्या होता है, संवेग होता है। और इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो जन्म के समय बालकों में जो संवेग होता है उसका नाम क्या, उत्तेजना। यानी दोस्तों हम यूं पहला लिख सकते हैं कि जन्म के समय, जन्म के समय उत्तेजना संवेग होता है, उत्तेजना संवेग, जन्म के समय उत्तेजना संवेग पाया जाता है। देखिएगा, उत्तेजना संवेग होता है क्या, उत्तेजना संवेग जिससे आपका व्यवहार उत्तेजित हो। जैसे छोटे बच्चे को जब भूख लगती है तो उसका व्यवहार उत्तेजित होता है, छोटा बच्चा नींद लेना चाहता है उसका व्यवहार उत्तेजित होता है। शारीरिक आवश्यकता की कमी होने पर हम यूं कह सकते हैं, शारीरिक मांग या शारीरिक आवश्यकता होने पर बालक जो भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है उसको हम कहते हैं उत्तेजना। उसके अंदर उत्तेजना उत्पन्न होती है और वो उत्तेजित दशा ही क्या कहलाती है, संवेग कहलाती है। उसका नाम क्या दिया जाता है, उत्तेजना दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन। और दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक है जेबी वॉटसन, इन्होंने कहा कि जन्म के समय बालक में 3 प्रमुख संवेग होते हैं। जन्म के समय, जन्म के समय किसके अनुसार है दोस्तों, ये वॉटसन के अनुसार है। इन्होंने कहा जन्म के समय बालक में कुल कितने संवेग होते हैं, 3 संवेग होते हैं। जैसे क्रोध, क्रोध, नंबर 2 भय और नंबर 3 प्रेम। भय, क्रोध और प्रेम, या क्रोध, भय और प्रेम, ये 3 संवेग पाए जाते हैं। किसके अनुसार, वॉटसन के अनुसार। वॉटसन कहता है कि जब बालक पैदा होता है या शिशु का जब जन्म होता है तब उस शिशु में कुल कितने संवेग होते हैं, 3 संवेग होते हैं। अब देखिएगा, अब आगे हम बात करें दोस्तों कि संवेगात्मक विकास की, तो शैशव अवस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है या शैशव अवस्था में, देखिएगा शैशव अवस्था में शिशु का व्यवहार, शिशु का व्यवहार संवेगात्मक या संवेगों की अभिव्यक्ति करता है, संवेगों की अभिव्यक्ति करता है, संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपसे यह पूछा जाता है कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। शैशव अवस्था में जो शिशु होता है दोस्तों, वो शिशु, या हम यूं कह सकते हैं शैशव अवस्था में, या इसकी हम यूं भी नाम दे सकते हैं जन्म के समय। किसके समय, जन्म के समय। जन्म के समय शिशु का व्यवहार संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। जन्म के समय ही बालक संवेगों की अभिव्यक्ति करने लगता है। इसका मतलब वो दर्शाता है कि उसके अंदर जो संवेग है वो संवेग उसने अर्जित नहीं किए, संवेग उसको जन्मजात रूप में मिले। इसलिए दोस्तों कहा जाता है जो संवेग होते हैं वो संवेग कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं संवेगों के बारे में। देखिएगा,
दोस्तों हम लिख सकते हैं कि जो संवेग होते हैं बालक में यानी शैशव अवस्था में, जन्म के समय संवेग तीव्र होते हैं। संवेग हम लिख सकते हैं, संवेग क्या होते हैं? तीव्र होते हैं, या हम इसको संवेग तीव्र होते हैं, या हम लिख सकते हैं नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक होते हैं। देखिएगा, जन्म के समय जो संवेग होते हैं वो संवेग अत्यधिक तीव्र होते हैं, यानी उनके व्यवहार में जो संवेगों की प्रकृति निकल कर आएगी, या तो वो नकारात्मक संवेग प्रस्तुत करेगा, या फिर हम यूं कह सकते हैं वो जो भी संवेग प्रदर्शित करेगा उसका तीव्र रूप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जैसे समय बीतता जाता है, यानी हम यूं लिख सकते हैं आयु बढ़ने पर, देखिएगा आयु बढ़ने पर जो परिवर्तन होगा दोस्तों, उसके अंदर जिन संवेगों की अभिव्यक्ति आपको देखने को मिलेगी वो संवेग कैसे होते जाएंगे? सकारात्मक होते जाएंगे। जब बालक छोटा होता है तब नकारात्मक संवेग ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे आयु बढ़ती जाती है उस बालक के अंदर नकारात्मक संवेगों की कमी आने लगती है, और जो सकारात्मक संवेग होते हैं उन सकारात्मक संवेगों में क्या होने लगती है? बढ़ोतरी होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों जो संवेगात्मक विकास, एक मनोवैज्ञानिक नाम है, एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों जिनका नाम है ब्रिजेश। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? ब्रिजेश। और दोस्तों इस ब्रिजेश ने अलग अलग संवेग बताए हैं अलग अलग काल में। इन ब्रिजेश का कहना है दोस्तों कि जो 3 महीने का बालक होता है, कितने माह का? 3 माह का बालक, इस 3 माह के बालक में प्रमुख 2 संवेग होते हैं। एक संवेग होता है कष्ट, और इसके अलावा एक संवेग होता है इसके अंदर आनंद का, यानी कष्ट और आनंद 2 संवेग पाए जाते हैं। कितने माह में? 3 माह में। और ये दोस्तों बताए किसने बताए? ब्रिजेश ने बताया। और दोस्तों जो 3 माह में, जो 6 माह में संवेग होता है, 6 माह में वो संवेग होता है दोस्तों क्रोध, भय और घृणा। ये संवेग विकसित हो जाते हैं कितने माह में? 6 माह में। देखिएगा ब्रिजेश महोदय एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संवेगों पर कार्य किए। किस प्रकार ये किए? और इनके अनुसार दोस्तों जो जन्म के समय संवेग होता है, ब्रिजेश के अनुसार वो जो जन्म के समय संवेग होता है उसका नाम है उत्तेजना। उस संवेग का नाम क्या है? उत्तेजना नामक संवेग है। अब देखिएगा 3 माह में 2 संवेग और 6 माह में कितने संवेग हो गए? अब देखिएगा इसका मतलब है उत्तेजना है, कष्ट है, आनंद है, क्रोध है, भय है, घृणा है। कितने माह में? 6 माह में। इसके अलावा दोस्तों जो आगे आएगा, यानी हम यूं कह सकते हैं जो 12 महीनों में होते हैं वो स्नेह और उल्लास नामक संवेग भी विकसित हो जाते हैं। कितने माह में? 12 माह में। 12 माह में एक तो संवेग होता है दोस्तों स्नेह, और इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं उल्लास। अब देखिएगा 12 माह में केवल स्नेह और उल्लास ही नहीं है। जब 12 माह हो गए इसका मतलब पीछे वाले भी है, क्रोध भी है, घृणा भी है, यूं कह सकते हैं भय भी है, और साथ में स्नेह और उल्लास। ये 1 वर्ष में प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं। ये बात किसने कही है? ये बात किसने कही है? ब्रिजेश महोदय ने की है। घृणा का अर्थ ये होता है दोस्तों, एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है कि घृणा का उदाहरण। देखिएगा हम किसी को देखते हैं और वो हमें पसंद नहीं है। अब देखो उसका मतलब उसको जब हम बार बार देखें तो हमारे अंदर एक भाव आएगा कि यार मैं इसको नहीं देखना चाहता, ये मेरे सामने क्यों आ गया, इससे मुझे बहुत क्या है? घृणा है। तो घृणा का उदाहरण होता है जिसको हम देखना नहीं चाहते, जिससे हम दूर भागना चाहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? घृणा कहते हैं। एक विद्यार्थी का प्रश्न आता है नकारात्मक। नकारात्मक संवेगों का अर्थ होता है दोस्तों, एक आपके अंदर जो क्रोध होता है, एक आपके अंदर हम यूं कह सकते हैं जो घृणा होती है शैशव अवस्था में ज्यादा होती है। धीरे धीरे हम आगे चलते जाते हैं, क्रोध में कमी आने लगती है, और प्रेम, जैसे यहां पर देखिएगा जन्म के समय आपके अंदर नकारात्मक थे, कष्ट था, क्रोध था, भय था, घृणा था। अब जो जो आप आगे बढ़ रहे हो इसका मतलब संवेग कौन सा? स्नेह, उसके बाद में उल्लास। ये जो संवेग है ये सकारात्मक संवेग कहलाते हैं। दोस्तों मैंने आरंभ में बताया था आपको, संवेग आपको दुख भी देते हैं और संवेग आपको सुख भी देते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं संवेग 2 प्रकार के, एक वे संवेग जो सुख देते हैं, एक वे संवेग जो आपको क्या देते हैं? दुख देते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा इसके अलावा दोस्तों आपको पता तो जो सिगमंड फ्राइड है, उन सिगमंड फ्राइड ने भी यह भी कहा था
कि जो शैशव अवस्था में जो बालक होता है उसके अंदर नर्सिसिज्म यानी आत्म प्रेम की भावना भी पाई जाती है, और आत्म प्रेम एक प्रकार का क्या है, संवेग है। तो दोस्तों जो शैशव अवस्था में संवेग होते हैं, हम यूं कह सकते हैं बहुत उग्र होते हैं। हम किसी से कोई खिलौना छीनते हैं, छोटा बच्चा खिलौना जैसे ही उसको छीनते हैं और उसके बाद में उस खिलौनों को हम वापस नहीं देते हैं, जो जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। संवेगों की उग्रता, संवेगों की क्या होती है, उग्रता होती है। संवेग हम यूं कह सकते हैं संवेग उग्र होने लग जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं, हम यूं कह सकते हैं 3 या 4 वर्ष में, उनमें सारे संवेग लगभग संपूर्ण संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन उनकी दर अलग अलग होती है। शैशव अवस्था में संवेग ज्यादा हावी रहते हैं, बाल्य अवस्था में और किशोर अवस्था में कम होते हैं। इनका कारण क्या है दोस्तों? इनका जो कारण है वो ये कारण है, हम यूं कह सकते हैं एक अवस्था है जिसका नाम है शैशव अवस्था। कौन सी अवस्था? शैशव अवस्था। इसके अलावा दोस्तों एक बाल्य अवस्था, और तीसरी जो अवस्था है उसका नाम क्या है, किशोरावस्था। देखिएगा इन तीनों अवस्था में देखिएगा इन तीनों अवस्था में दोस्तों यदि हम कंपैरिजन करें संवेगों की दृष्टि से, देखिएगा हम यूं कह सकते हैं दोस्तों ये एक घड़ा है, अर्थात यूं कह सकते हैं मटकी है, ये भी एक घड़ा है अर्थात ये मटकी। देखिएगा हम यूं कह सकते हैं संवेग मान लो इसमें होते हैं, इस घड़े में क्या होते हैं, संवेग होते हैं। तो देखिएगा ऐसा नहीं है कि शैशव अवस्था में इस घड़े में कुछ भी होता नहीं है, हम यूं मान सकते हैं ये संवेग है, ये भी क्या है, इस प्रकार के संवेग है, और ये भी क्या है दोस्तों, इस प्रकार के संवेग है। अब देखिएगा अंतर क्या है, क्या शैशव अवस्था में संवेग नहीं होते हैं जैसे देखिए ये रहे इसके अंदर। क्या बाल्यावस्था में संवेग नहीं होते हैं? क्या किशोर अवस्था में संवेग नहीं होते हैं? फिर क्या कारण है दोस्तों कि शैशव अवस्था में संवेग उग्र अधिक होते हैं, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में धीरे धीरे कम होने लगते हैं? हम यूं कह सकते हैं शैशव अवस्था में दोस्तों जो संवेग होते हैं वो उग्र होते हैं। अब इसके अलावा शैशव अवस्था में जो संवेगों की अभिव्यक्ति होती है वो बहुत तेज होती है, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसका कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों कि इस अवस्था में मानसिक विकास तो होता है लेकिन बुद्धि कार्य कम करती है। देखिएगा संवेगों को जो रोकती है बाहर आने से, इससे बाहर आने से जो रोकती है वो रोकती कौन है? बुद्धि। अब देखिएगा इस अवस्था में उसका बुद्धि का मानसिक विकास तो बहुत तेज हो रहा है लेकिन बुद्धि कार्य कम करती है, इस कारण यहां से संवेग बार बार जल्दी बाहर निकलते हैं। इस कारण हम यूं कह सकते हैं कि बालकों का जो संवेगात्मक अभिव्यक्ति का जो रास्ता होता है वो शैशव अवस्था में ज्यादा होता है। शैशव अवस्था में आपके व्यवहार से संवेग ज्यादा बाहर आएंगे, और जबकि देखिएगा जो जो बच्चा बड़ा होता है, यानी हम यूं कह सकते हैं कौन सी अवस्था में जा रहा है, बाल्य अवस्था में जा रहा है, तो अब इस बाल्य अवस्था में इस मटकी पर नियंत्रण करना सीख, इस मटकी के मुंह पर नियंत्रण कौन कर रही है? बुद्धि, जो यहां पर कर नहीं रही थी, क्योंकि यहां पर छोटे छोटे बालकों की बुद्धि कम कार्य करती है। अब देखिएगा यहां बुद्धि कम संवेग बाहर जाने देगी, ज्यादा संवेग बाहर जाने नहीं देगी, उसी संवेग को बाहर जाने देगी जिसकी आवश्यकता होती है। अब देखिएगा किशोरावस्था में लगभग बुद्धि पूर्ण रूप से कार्य करती है, और देखो ये जो बुद्धि होती है दोस्तों इस प्रकार की, तो ये बुद्धि बहुत अल्प मात्रा में संवेगों को बाहर भेजेगी, उसी संवेगों को जिसकी आवश्यकता होती है। तो देखिएगा यहां पर हम यूं कह सकते हैं संवेगों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रबंधन नहीं रहता है, यहां प्रबंधन शुरू हो जाता है और यहां पूर्ण प्रबंधन रहता है बुद्धि का। अब देखिएगा मैंने आपको दोस्तों एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था संवेगात्मक बुद्धि, और मैंने यही बताया था कि संवेगों पर नियंत्रण करने वाली बुद्धि को हम क्या कहते हैं? संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। अब देखिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है संवेगों पर बुद्धि का प्रभाव पड़ता है क्या? दोस्तों बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है बुद्धि का संवेगों पर। यदि संवेग तो सबके अंदर बराबर होते हैं और उतने ही होते हैं, क्या कारण है कि दो व्यक्तियों में संवेग एक साथ में एक रूप में बाहर नहीं निकलते हैं? इसका कारण है बुद्धि। किसी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं होता, संवेग बाहर निकलेंगे, और बुद्धि पर बुद्धि नियंत्रण कर लेती है, संवेग बाहर नहीं निकलेंगे। हमारा संवेग मान ले क्रोध, कोई हमारे सामने आ गया और हमारा युद्ध करने की इच्छा हो रही है, लड़ाई करने की इच्छा हो रही है, हमारे अंदर क्रोध आ गया, इसका मतलब उस क्रोध को रोकेगा कौन? बुद्धि।
यदि आपके पास में वो कार्य कर रही है तो आपके पास में बहुत अच्छे संवेग है। संवेगों का नियंत्रण ही बुद्धि करती है। यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो संवेग नियंत्रण ही नहीं होते हैं। और इस नियंत्रण वाली बुद्धि को हम यूं कह सकते हैं, इसको संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। और दोस्तों, व्यक्ति को सफल बुद्धि नहीं बनाती है, व्यक्ति को जो सफल बनाती है वो कौन बनाती है? संवेगात्मक बुद्धि बनाती है। अब देखिएगा, अब पढ़ते हैं दोस्तों मानसिक सामाजिक विकास। कौन सा विकास? सामाजिक विकास और शैशव अवस्था। यूं भी लिख सकते हैं सामाजिकता या सामाजिक विकास। देखिएगा, शैशव अवस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है? सबसे पहले बात दोस्तों, सामाजिक का अर्थ क्या होता है? हमने अल्बर्ट बांडुरा के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये पढ़ा था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। यानी सामाजिक अधिगम क्या होता है? सामाजिक विकास का अर्थ होता है दोस्तों सामाजिकरण से। अर्थात हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है वो समाज में घटित होती है। और दोस्तों, इसके दो तरीके होते हैं, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाना और अमान्य व्यवहार का त्याग करना। हम क्या कहते हैं? सामाजिकरण कहते हैं। इसी को हम सामाजिक अधिगम भी कहते हैं। अब देखिएगा, इस सामाजिक अधिगम के अंतर्गत हम यूं लिख सकते हैं दोस्तों, सामाजिक अधिगम या फिर सामाजिक विकास, ये मूलतः किसके प्रतिमानों की देन है? समाज के प्रतिमानों की देन है। समाज बच्चे के सामाजिकरण से है। और बच्चे के सामाजिकरण का अर्थ यह है दोस्तों, इस समाज के कुछ गुण होते हैं। हम यूं कह सकते हैं इस समाज के कुछ मान्य व्यवहार होते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं इस समाज के दोस्तों क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। अब देखिएगा, समाज के कुछ नियम होते हैं, समाज के कुछ गुण होते हैं और समाज के कुछ मान्य व्यवहार होते हैं। यदि हम इनके बारे में सीखते हैं, यानी देखिएगा, समाज के गुणों को अपनाते हैं, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाते हैं, समाज के नियमों पर चलते हैं, इसका मतलब क्या है? यह सामाजिकरण की प्रक्रिया है। इसके विपरीत हम लिख सकते हैं दोस्तों, जो समाज के अवगुण हैं उनके बारे में हम ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। और समाज का जो अमान्य व्यवहार है कि समाज में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा दोस्तों समाज के जो नियम नहीं है, यानी समाज उन कार्यों को करने की इजाजत नहीं देता है, समाज में ऐसे नियम नहीं है, इनका तो यदि हम करते हैं त्याग, इनका तो करते हैं त्याग, और इनको यदि हम अपनाते हैं, इनको यदि हम दोस्तों अपनाते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों, इस पर प्रक्रिया पर ज्ञात करने पर हमें यह पता चलता है कि जो नवजात शिशु होता है जन्म के समय, वो ना तो इनको अपनाता है और ना ही इनका त्याग करता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि समाज का कोई अमान्य व्यवहार भी नहीं करता छोटा बच्चा, कि समाज में यह मान्य व्यवहार नहीं है कि आप गलियों में घूम रहे हो तो ट्यूबलाइट को फोड़ रहे हो, तो यह समाज का अमान्य व्यवहार है। तो छोटा बच्चा ये भी कार्य नहीं करता। और समाज का मान्य व्यवहार ये है कि आप जो भी आपके सामने बड़े मिले उसको आप प्रणाम करो, तो छोटा बच्चा वो भी नहीं करता। यानी हम यूं कह सकते हैं, छोटा बच्चा ना तो समाज का मान्य व्यवहार अपनाता है और ना ही छोटा बच्चा समाज का अमान्य व्यवहार अपनाता है। इसका नाम यूं कह सकते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तब वो सामाजिकता से या नैतिकता से वो तटस्थ होता है, वो शून्य होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में पहली बात लिख सकते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है दोस्तों, वो सामाजिकता से, या हम यूं लिख सकते हैं नैतिकता से क्या होता है? तटस्थ होता है। सामाजिक विकास का पहला बिंदु कि जन्म के समय शिशु सामाजिकता से तटस्थ, यह हम यूं लिख सकते हैं दोस्तों शून्य होता है, शून्य होता है। अब देखिएगा दोस्तों, धीरे धीरे यही बच्चा परिवार की ओर बढ़ेगा। यानी हम यूं कह सकते हैं, धीरे धीरे ये बच्चा अपनी माँ के संपर्क में आता है, अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है, विद्यालय के संपर्क में आता है, अपने राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता को देखता है, और धीरे धीरे अपनी मानसिक व्यक्तियों का विकास होता है, अपनी शारीरिक व्यक्तियों का विकास करता है। तो ये जो बच्चा होता है दोस्तों, ये बच्चा सामाजिकरण की प्रक्रिया को अपनाने लगता है। अब देखिएगा, ये जो बच्चा है दोस्तों, छोटा बच्चा, हम यूं कह सकते हैं शिशु, अब इस शिशु के अंदर सामाजिकरणता या सामाजिकरण के गुण कब आएगा? अब देखिएगा, सामाजिकरण के गुण का इसके अंदर विकास तब होगा जब इसका सबसे पहले दोस्तों मानसिक विकास होगा।
कौन सा विकास होगा? मानसिक विकास होगा। और देखिएगा दोस्तों, जितने भी विकास होते हैं, चाहे शारीरिक विकास होते हैं, चाहे मानसिक विकास होते हैं, चाहे वो नैतिक विकास होता हो, चाहे बच्चों का भाषाई विकास होता हो, चाहे हम यूं कह सकते हैं आध्यात्मिक विकास होता हो, इन सब में सबसे पहले जो घटित विकास होता है दोस्तों, उसका नाम होता है मानसिक विकास। मानसिक विकास जो ही इसका घटित होता है, यानी बड़ा होने लगता है, आयु बढ़ने लगती है, ये बच्चा ये जान लेता है कि समाज में ये मान्य व्यवहार है, और ये बच्चा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके या अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके जो ही बड़ा होता है, 3, 4, 5 वर्ष का, थोड़ी थोड़ी उसकी बुद्धि, हम यूं कह सकते हैं कुछ कुछ इसकी मानसिक प्रक्रिया काम करने लगती है, तो ये पहचान लेता है कि ये समाज का मान्य व्यवहार है और ये समाज का अमान्य व्यवहार है। ये मान्य व्यवहार को अपनाता है, अमान्य व्यवहार को त्यागता है। जब व्यक्ति ऐसा करता है तब हम यूं कह सकते हैं बच्चे के अंदर जिन गुणों का विकास होता है, उस गुणों को हम क्या कहते हैं? सामाजिक गुण। यानी बच्चा कैसा होने लग जाता है? बच्चे का क्या होने लग जाता है? सामाजिकरण होने लग जाता है। देखिएगा, बच्चा जब पैदा होता है, मैंने पहले भी बताया था, वो सामाजिकता से क्या होता है? तटस्थ होता है। उसके बाद में हम यूं कह सकते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है दोस्तों, वो जन्म के समय 1 माह का, 2 माह का, किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक प्रक्रिया या कोई सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है। अब देखिएगा, यदि हम प्रमुख महीने ले तो दोस्तों 3 माह इंपॉर्टेंट है। एक 3 माह, इसके अलावा 4 माह और इसके अलावा 5 माह। इन माह में सामाजिकरण विकास की क्या दर रहती है? सबसे पहले दोस्तों, जो 3 माह होता है, कल भी बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट आ रहे थे, वो दोस्तों ये सामाजिक विकास का भाग था। जो 3 माह का बच्चा होता है, ये अपनी माँ को पहचानने लगता है, माँ को पहचानने लगता है, पहचानने लगता है। देखिएगा, कितने वर्ष का बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है? और जबकि दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि जो 6 माह का बालक होता है, कितने माह का? 6 माह का शिशु, 6 माह का शिशु अपना नाम पहचानने लगता है। यह मानसिक विकास को दर्शाता है, अपना नाम पहचानने लगता है। अपना नाम पहचानना दोस्तों मानसिक विकास को दर्शाता है, और अपनी मां को पहचानना सामाजिक विकास को दर्शाता है। देखिएगा, कई बार प्रश्न आ जाता है, एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा, बच्चे में सामाजिकता की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं पहले माह में तो नहीं होती है, लगभग दूसरे माह में ही बच्चे में सामाजिककरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, और तीसरे माह में तो वो अपनी मां को पहचानने लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें चौथे माह की, तो हम यूं कह सकते हैं अभिभावकों को देखकर हंसने लगता है। तो देखिएगा, ये इस प्रकार का क्या कर रहा है? इसका सामाजिकरण का अर्थ है। और हम दोस्तों इसके बारे में यूं भी लिख सकते हैं कि जो भी उसके गार्जियन होते हैं, जो भी उसके पेरेंट्स होते हैं, उनको धीरे धीरे इनके अंदर पहचानने की क्षमता भी आ जाती है। यानी हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, इनके अंदर हंसने लगता है और साथ में पहचानने भी लगता है। देखिएगा, जो दोस्तों 5 माह का बालक होता है, कितने माह का? 5 माह का, अपरिचितों से डरता है, अपरिचितों से डरता है, अपरिचितों से डरता है। जब अपरिचितों से डरता है, इसका मतलब परिचितों को, वो जो परिचय है, जिनको वह जानता है उनको पहचानता है, जिनको वह जानता है उनको तो पहचानता है, लेकिन जिनको नहीं जानता उनको नहीं पहचानता। इसका मतलब वो प्रेम के बारे में जानता है। हम यूं कह सकते हैं जिनको नहीं जानता उनसे डरता है, इसका मतलब वो क्रोध के बारे में जानता है। अब देखिएगा, यहां 2 फैक्ट निकल कर आ रहे हैं, प्रेम और क्रोध। देखिएगा, कितने माह में? 5 माह में। जिनको वह जानता है उनसे तो नहीं डरता है, और जिनको वह नहीं जानता उनसे डरता है। इसका मतलब जिनको जानता उनसे नहीं डरता, उसके अंदर क्या? प्रेम।
इसने मुस्कुराना सीख लिया। अब जिनको नहीं जानता उनसे डरता है, इसका मतलब उसके अंदर आएगा क्या? क्रोध। यानी इन दोनों में अंतर करना सीख जाता है, प्रेम और क्रोध में अंतर। बताओ कितने माह का शिशु सीख जाता है? 5 माह का शिशु सीख जाता है। जो 5 माह का शिशु होता है ऐसा सीख जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम आगे पढ़े तो देखिएगा, अब हम लेते हैं दोस्तों 1 वर्ष। यानी 1 वर्ष में क्या होता है? 1 वर्ष। इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं दोस्तों 2 वर्ष। देखिएगा 1 वर्ष में क्या होता है? 1 वर्ष में दोस्तों हम यूं कह सकते हैं परिवार के साथ में घुल मिल जाता है, परिवार के साथ घुल मिल जाता है। देखिएगा इसका अर्थ यह होता है दोस्तों कि 1 वर्ष का जो बालक होता है वो अपने सभी परिवार के सदस्यों को जानता है, वो सभी सदस्यों के साथ में घर से बाहर चला जाता है। और घर के बाद दोस्तों हम यूं कह सकते हैं घर के बाहर भी उसे यदि कोई परिवार का सदस्य देखने को मिलता है और वो बच्चा उसके हाथ में जो उसका परिवार का सदस्य नहीं है तो वह अपने परिवार के सदस्य के पास में जाने लगता है। लेकिन दोस्तों यहां पर बात याद ये रखिएगा कि यदि बच्चा अनजान व्यक्ति के हाथ में और आप उस बच्चे के परिवार के सदस्य हो, माता या पिता नहीं हो, तब वो बच्चा क्या करेगा? आपके पास आने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन आप मार्केट में हो, जो आप उस बच्चे के परिवार के सदस्य हो और उस बच्चे की अब मां मिल गई तो वो अब किसके पास में जाने लगेगा? मां के पास में जाने लगेगा। देखिएगा जो 2 वर्ष में होता है वो 2 वर्ष में क्या होता है घटना? दोस्तों जो 2 वर्ष में प्रमुख घटना होती है, 2 वर्ष में घटना ये होती है कि परिवार के सदस्यों की हम यूं कह सकते हैं परिवार में कुछ कार्य करता है, कुछ कार्य करता है। अब देखिएगा छोटा बच्चा किस प्रकार का कार्य करता है? परिवार में कुछ कार्य करता है, यानी परिवार के लिए भी कह सकते हैं हम, परिवार के लिए कार्य करता है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। हम बालक को कहते हैं वो उधर पड़ा, इसको इधर लेकर आ, ये टीवी का रिमोट है इधर, ये मेरे हाथ में दे, तो वो आपके हाथ में देने लगता है। आप उसको बोलते हो कि आप इसको उठाकर यहां रखो तो उसको वहां रखता है। आप खाना खा रहे हो और आप उसको बोलो कि जा ये नमक लेकर आ, तो वो क्या लेकर आता है? नमक लेकर आता है। इसका मतलब इस अवस्था में बालक 2 वर्ष की अवस्था में बालक हम यूं कह सकते हैं मोटे रूप से 4-5 कार्य करने लग जाता है, जो परिवार के सदस्यों की थोड़ी बहुत क्या करता है? सहायता करता है। एक 1 वर्ष की घटना है और एक 2 वर्ष की घटना है। अब देखिएगा दोस्तों जो 3 वर्ष की घटना है, 3 वर्ष की घटना, अब ये प्रमुख घटना ये है कि पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है, पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है। पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है। इसका मतलब यह है दोस्तों अब उस बच्चे ने अपने परिवार से बाहर निकलना आरंभ कर दिया है। और उसने बाहर निकलना जो आरंभ किया है वो कितने वर्षों में किया है? 3 वर्षों में किया है। अब देखिएगा जो आगे है दोस्तों नंबर 4, कौन सा माह? 4 वर्ष है दोस्तों ये 4 वर्ष। अब देखिएगा 4 वर्ष में क्या हो जाता है? हम यूं कह सकते हैं लगभग उसका आगमन हो जाता है दोस्तों कहां पर? विद्यालय में। देखिएगा एक यहां पर भी प्रश्न आता है, लगभग दोस्तों कितने वर्ष का बालक विद्यालय में अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा का आगमन नहीं हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों जो बालक का औपचारिक शिक्षा का प्रवेश होता है वो 4 वर्ष में नहीं होता है, वो कितने वर्ष में होता है? 5 वर्ष में। हम यूं लिख सकते हैं 5 वर्ष में। यहां पर वो जो शिक्षा प्राप्त करेगा वो औपचारिक शिक्षा प्राप्त करेगा। और लगभग 4 वर्षों में दोस्तों 3.5 या 4 वर्षों में उसका प्ले स्कूल में एडमिशन होता है और उसके बाद में 5 वर्षों में हम यूं कह सकते हैं औपचारिक शिक्षा लेना आरंभ कर देता है। तो दोस्तों ये बच्चों का सामाजिक विकास था। अब जो शेष अवस्था है दोस्तों ये समाप्त हो गई है। कल हम पढ़ेंगे बाल्य अवस्था के बारे में। इसका यदि कोई भी आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है दोस्तों तो आप कमेंट में डालिएगा, मैं आपका प्रश्न चेक करूंगा और वापस आपको कल बताऊंगा। दोस्तों हमने ये शेष अवस्था पूरी पढ़ ली है, उसके अलावा हम बाल्य अवस्था बची है, इसके अलावा किशोर अवस्था है, इसके अलावा हम इस बाल विकास में दोस्तों जीन प्याजे और जेरोम बुनर के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसको देखिएगा, फिर पढ़िएगा। एक विद्यार्थी का प्रश्न आया, खिलौनों की जो आयु होती है
जो खिलौनों की आयु होती है दोस्तों वो मूलतः शैशव अवस्था होती है, और यदि आपके ऑप्शन में शैशव अवस्था नहीं है तब आपको बाल्य अवस्था करनी है। एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है कि जो शब्दों का भंडार होता है वो कितना होता है। देखिएगा, शैशव अवस्था के अंत में जो शब्दों का भंडार होता है उसके पास में लगभग दोस्तों, लगभग हम यूं कह सकते हैं 60 से लेकर 120 के मध्य होता है। ये कब की घटना, जब शैशव अवस्था के अंत में या वो बाल्य अवस्था में प्रवेश करने वाला तब की। तो दोस्तों नमस्कार, हम कल फिर मिलेंगे, बाल्य अवस्था लेकर आएंगे और बाल्य अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और यदि ये वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, फेसबुक पर इसको आप शेयर कर सकते हो। और यदि तक आपने अभी तक उत्कर्ष का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.